चैप्टर नंबर 20। हाँ जी, हमें आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 20, हम्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर होना चाहिए ना, ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, ऑफ सोल ऑफ प्रोप्राइटर नहीं। ओके, हम्म। ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। हेडिंग डालो और इसमें हम्म। ये है हमारे पास लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट। टोटल 17 एडजस्टमेंट्स हैं। हम्म। एक आध इस एक्स्ट्रा ही एडजस्टमेंट मान के चलो, ठीक है, बट ऑलमोस्ट आप ये समझो 17 एडजस्टमेंट्स हमें पढ़ने हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक नीचे ट्रायल बैलेंस के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता था ना चैप्टर नंबर 19 में, तो क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह पे हम लोग पोस्टिंग करते थे। वैसे ही और भी कई सारे एडजस्टमेंट दिया रहेगा, जो कि ये रहा यहाँ पे। टोटल 17 एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स बोलो या एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलो, एक ही बात है। और इन सभी अच्छा सर। एडजस्टमेंट्स का दो जगहों पे ट्रीटमेंट होता है। अरे सर, मेरा वाईफाई चला गया तो मैं कुछ सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा इस चैप्टर में ये जो है ना, ये हैं टोटल 17 एडजस्टमेंट्स। हाँ। जैसे चैप्टर नंबर 19 के अंदर बिना एडजस्टमेंट हम्म। वाले जो फाइनल अकाउंट हमने पढ़ा था, तो वहाँ पढ़ा पे था। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता था हाँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ऑल्सो नोन एज एडजस्टमेंट्स। हम्म। वैसी ही बाकी के एडजस्टमेंट्स भी जो हैं नीचे ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा एडिशनल हम्म। इन्फॉर्मेशन में, उसे हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। ओके सर। एडजस्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये ट्रायल बैलेंस में अभी तक आया नहीं है, इसकी कोई हम्म। एंट्री वेंट्री हुई नहीं है, तो हम्म। इसलिए हमें इसको दोबारा से एडजस्ट कराना है फाइनल अकाउंट बनाते वक्त। अच्छा, तो इसकी हम कहाँ करते हैं एंट्री? हाँ जी, बताएंगे। इसकी एंट्री या तो बैलेंस शीट में होती है या हम्म। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में होती है। दो जगहों पे अच्छा। होएगी, कम से कम दो जगहों पे। अच्छा, कम से कम दो जगहों में होंगी। बिल्कुल, बिकॉज एक ट्रांजेक्शन्स के कितने इफ़ेक्ट्स होते हैं? दो इफ़ेक्ट होते दो हैं। होती एक है। ट्रांजेक्शन कम से कम दो जगहों पे जाता है, तो ये हम्म। सारे वो बैलेंसेस होते हैं जिसका हमने कहीं पे भी कोई एंट्री करा नहीं है। तो ये हम्म। ट्रांजेक्शन एक तरीके से मान लो छूट गया, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ट्रांजेक्शन्स है जिसे हमें हाँ। एडजस्ट करना है, तो इसलिए ये दो जगहों पे जाता है। क्योंकि भाई एक जगह क्रेडिट करोगे तो दूसरी जगह डेबिट करना पड़ता है। हाँ। हाँ। तो इसके लिए, इसकी वजह से जितने हम्म। भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो दो जगहों पे पोस्टिंग किया जाता है, कम से कम दो, कई बार हम्म। तीन पे भी हो सकता है। जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एक्सीडेंट की वजह से ये सब लॉस होता है, उसमें हाँ। इंश्योरेंस क्लेम होएगा, तो उस केस में तीन जगह पे भी होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है दो जगहों पे जाता है। ओके ओके सर, मेरा एक सवाल है। हम इसको जब भी हम ऐसे एडजस्ट करें तो हम फाइनल अकाउंट के लिए क्यों करते हैं? हम मतलब शुरू में ही जाके जनरल प्रॉपर में जाके क्यों करते क्योंकि ये सारे वो एडजस्टमेंट्स है जो फाइनल अकाउंट के बाद ही करना पड़ता है, हमें पहले हैं? हम नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखो, होता यूँ है ना, अगर मान हम्म। लो ये जो फाइनल अकाउंट है, भाई आप हाँ। एक बात बताओ। सबसे पहले तो मैंने कहा मान लो लेट कि हम्म। आपने रेंट जो है ना पे कर दिया, हम्म। 10,000 रुपये पे करा है। रेंट पे करने की जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ, अगर आपने पे करा है रेंट तो? सर, रेंट टू कैश। रेंट टू कैश आपने लिख लिया 10,000 रुपये। हाँ। और मैंने कहा ये रेंट कितने महीने का है? 10 मंथ्स का है। हम्म। अब एक बात बताओ, फाइनल अकाउंट जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड हम्म। लॉस, वो 10 महीने का बनाते हैं या पूरे 1 साल का बनाते हैं? सर, एक साल का बनाते पूरे 12 महीने का बनाते हैं। हैं। हैं जी? तो रेंट हम्म। पेड जो हमने ये एंट्री करा है रेंट टू कैश, तो ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा। जी सर, आ रहा ये होगा। ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में रेंट के नाम से यहाँ पे 10,000 आ रहा होगा डेबिट साइड में। हाँ। तो इस रेंट को फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम P&L में लिख देते हैं रेंट हम्म। 10,000 रुपये, हम्म। और बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं क्योंकि हम्म। बैलेंस शीट के आइटम नहीं है, कोई एक ही जगह पे जाएगा। हम्म। ट्रायल बैलेंस का आइटम कोई एक ही जगह पे जाएगा, ट्रेडिंग एंड जाएगा P&L ही। में। P&L में हमने लिख दिया, राइट। हाँ। अब यस। मेरी बात सुनो, ये रेंट जो था 10,000 रुपये ट्रायल हम्म। बैलेंस में आ रहा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेंट
P&L में Yes. 10,000 एक जगह पे। अब क्या हुआ, अब सुनना जरा, ये रेंट, ये 10,000 कितने महीने वाला रेंट है? 10 महीने, ये कितने महीने का अकाउंट बना रहे हो P&L? 12 महीने यानी कि 2 महीने का रेंट अभी भी बचता है। बचता है। तो वो बचता है। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ही क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट लास्ट में बनता है, तो हाँ, हमें उस दिन बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, हम उसको अच्छा। पहले नहीं कर सकते। ओके। समझ हाँ, आया बातें? तो वो नीचे ट्रायल सर, बैलेंस हाँ, के नीचे क्वेश्चन में ना लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग हाँ, रेंट इक्वल्स टू कितने। अब इसमें आप खुद भी निकाल 2000। सकते हो, अदरवाइज वो लिखा रहता 2,000, 10 महीने का 10,000, तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। तो अब इस 2,000 मतलब ये 2,000 की एंट्री अभी तक कहीं पे भी नहीं हुई है, नहीं, तो अगर हम एंट्री बनाएंगे तो कम से कम 2 जगहों पे जाएगा, जर्नल एंट्री बनाएंगे तो इसीलिए हाँ, इस एडजस्टमेंट्स का आइटम 2 जगहों पे पोस्ट करना होता है। जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगा या एडजस्टमेंट्स, ये सारे एडजस्टमेंट्स कितने जगहों पे जाती हैं? 2 जगहों पे जाती है 2 जगहों में बताओ। कम से कम, ठीक है ना? क्योंकि ये टैलीड अकाउंट का नहीं होता, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसका अभी तक कोई एंट्री करा नहीं है, तो हमें करना है तो एक बार डेबिट तो एक बार क्रेडिट करना होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भैया ये 12 महीने का P&L है, तो इस रेंट में हमें क्या करना चाहिए, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग 10 ऐड करना। ऐड करना चाहिए, तभी तो ये 12 महीने का होगा। तो ये 12,000 ऐड कर दिया एक जगह, हमने ऐड करा है P&L में, उस रेंट में, उस एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो दूसरी बार कहाँ पे जाएगा आप सोच के बताना। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी होती है। लायबिलिटी होती है। अभी तक हमने पे करा नहीं है, हमें पे करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है एंड P&L में इसे ऐड कर देना होता है, जो भी एक्सपेंस देता है P&L में या फिर ट्रेडिंग में। कई बार ट्रेडिंग के खर्चे होंगे, ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस, ट्रेडिंग के एक्सपेंस, वेजेस हो सकता है, ठीक है, फ्यूल हो सकता है, तो उसका अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसमें ऐड कर दो। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो P&L में ऐड कर दो। और दूसरी बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही लिखना होता है, बिकॉज दिस इज योर लायबिलिटी। सर वैसे रेंट तो बस P&L में ही लिखते हैं, हम बैलेंस शीट में कभी डालते नहीं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्यों डालते हैं? भाई आउटस्टैंडिंग क्या होता है फॉर स्पेशल आइटम, अभी तो बताया, एसेट्स होती है कि लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी होती है, तो इसीलिए उसको लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ता है। अच्छा, हाँ हाँ, है ना, क्योंकि वो लायबिलिटी होता है। रेंट इज एक्सपेंस बट आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉट एक्सपेंस, इट इज एन लायबिलिटी, वी हैव टू पे। अभी तक हमने पे करा नहीं है, ठीक है जी। तो इसीलिए एक बार तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे ऐड, दूसरी बार यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 लिखना पड़ता है। तो इस टाइप से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ने। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, मैंने आपको एक एडजस्टमेंट समझा भी दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे जाता है? 2 जगहों पे। 2 जगहों में जाता है, हर चीज़ 2 जगहों में जाती है। यस, तो क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो दीज आर दी टोटल 17 एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो नोन एज लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स, जिसे हमें फाइनल अकाउंट बनाते वक्त 2 जगहों पे कहीं ना कहीं पोस्टिंग करनी होती है, एडजस्ट करना होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वही सेम है पिछले चैप्टर्स की तरह, चैप्टर नंबर जो 19 में पढ़ा था। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरीज इनवर्ड, कैरीज ऑन परचेजेस, वेजेस सैलरी, फ्यूल, पावर, गैस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, कार्गो, शिपिंग, इंपोर्ट, डॉक चार्जेस, ये सब बहुत कम होता है। इधर पे सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न, फिर क्लोजिंग स्टॉक, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस लॉस और टू ग्रॉस प्रॉफिट अगर डिफरेंस होता है तो, जी सर। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में याद रख लेना है 2 चीज़ें। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक का बुक वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस इज गिवन, तो जो भी लोअर होगा हमें उसे लेना है। अगर एडजस्टेड परचेज दिया होता है तो उस केस में एडजस्टेड परचेज का फार्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो उस केस में आपको एडजस्टेड परचेज लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में लिखना है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज जब भी दिया होता है तो क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टेड परचेज आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, और ट्रायल बैलेंस के आइटम एक ही जगह पे।
यस सर, हाँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक होता है तो दो जगह पे। अगर मैन्युफैक्चरिंग का होता है तो उसमें रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये तीन चीज़ें ऐड हो जाती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में, बाकी सब चीज़ें सेम रहता है। यस सर, हाँ। फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। इधर पे सारे एक्सपेंसेस, सबसे ऊपर में ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होता है, ट्रेडिंग यस अकाउंट सर। से आता है ये। फिर बहुत सारी जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है सारी इधर पे लिख दो, यस इनडायरेक्ट सर। एक्सपेंसेस है सारे इधर, ऑल्सो नोन एज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस एंड एबनॉर्मल लॉसेस। यस सर। फिर लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा और इसे बैलेंस शीट में लिखना होता है। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये रहा। तो बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल, या इसका उल्टा करके भी लिख सकते हो, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जैसे जी मर्जी। और आपके लिए बता दूं, आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हो, बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए, दैट्स इट। हाँ, हाँ। तो जो नेट प्रॉफिट आया यहाँ पे ऐड करना होता है, नेट लॉस आता तो माइनस करना होता। ये सब फॉर्मेट हमने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे आओ और सबसे पहले स्टार्ट कर दो। चैप्टर हेडिंग डालने के बाद नंबर 1 लिखो क्लोजिंग स्टॉक, और इसके आगे दो दो एरो लगाना है। इसकी क्या क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे वो हमें पहले नोट करना है, फिर एडजस्टमेंट्स, क्वेश्चंस के आंसर्स पे आएंगे। हाँ जी, जैसे भी एडजस्टमेंट्स हेडिंग डाल दूँ। क्या कह रहे हो? एडजस्टमेंट वाली हेडिंग तो सब हेडिंग है। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट्स है हमारा वो है क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। तो इसको हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट में हम किस तरफ में लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखेंगे? एसेट होता है। हाँ जी, एसेट। एसेट साइड में, करेंट एसेट्स के नीचे बस। ठीक है भाई। यस सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब ये भी मैंने आपको बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी दो जगहों पे। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग में या फिर पीएनएल में, क्योंकि एक्सपेंस ट्रेडिंग में भी आता है पीएनएल में भी आता है। यस अगर हाँ। वो डायरेक्ट होएगा तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट होगा तो पीएनएल में। यस और सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऑलवेज ऐड किया जाता है, हाँ। जिस चीज़ का भी एक्सपेंस हो। और बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखेंगे? सर लायबिलिटीज, ये ऐड लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी साइड। अच्छा, तो ये ऐड हम ऐसे नोट लगा के करेंगे या फिर फुटनोट लगा के ऐड ऐड करेंगे? का मतलब होता है भाई एक्सपेंस है तो जिस चीज़ का एक्सपेंस होगा, रेंट, सैलरी, वेजेस, उस एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। ओके। ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस लिखना है, पूरा लिखना है, लो लिख लो जी, सिंपल। आप ऐड टू पर्टिकुलर। दैट एक्सपेंस, पर्टिकुलर एक्सपेंस या सिंपल एक्सपेंस। ठीक है जी, ऐड टू एक्सपेंस, उस एक्सपेंस में आपको ऐड करना है जिस भी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग दिया होगा। जी सर, हाँ। उसके बाद प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, जस्ट अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो तो आउटस्टैंडिंग उधर का उल्टा साइड है, में। हाँ, तो बताओ क्या करोगे? मतलब पहले पे कर दिया था, तो मतलब तो कैश वापस तो नहीं लेंगे, तो फिर क्या करेंगे? बैलेंस शीट में तो एसेट साइड में जाएगा, मुझे इतना पता है। यस, ये हमारी एसेट्स होती है प्रीपेड, तो एसेट साइड में चला जाएगा। एसेट और साइड में जाएगा। दूसरी बार भाई इसको लेस कर देना पड़ेगा। सर बट अच्छा, तो अगर मान लो हमने 12
12 महीने का रेंट हमने 14 महीने का रेंट दे दिया, 14,000 दे दिया। बिल्कुल सही भैया। एडवांस का मतलब हमें देना था 12 महीने का, हमने हाँ। 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने इन सब का रेंट हम्म। दिया हुआ है, एक्स्ट्रा रेंट जी दिया सर। हुआ है, एक्सपायर्ड या अनएक्सपायर्ड यानी कि एडवांस में दे दिया। तो हमें तो पीएनएल में और ट्रेडिंग में 12 महीने का ही लेना है, लेकिन हमने यस दिया सर। हुआ मान लो है 15 मंथ्स का। हाँ। और 3 महीने का जो एक्स्ट्रा रेंट पे किया हुआ है, मान लो हम्म। 500 रुपये, तो हाँ। उस रेंट को क्या करेंगे, टोटल 15 महीने का रेंट है तो उसमें से हमें लेस हाँ, कर देना है, यस कर देंगे। क्योंकि ठीक पंद्रह है। महीने का हमें लेना 12 का है तो उसमें से लेस कर दो। जी जी और जी। बैलेंस शीट ओके। में एसेट साइड में लिख देंगे। उसके बाद अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड हम्म। आउटस्टैंडिंग या ड्यू भी बोलते हैं। हम्म। तो इसमें भी सर क्या अभी करेंगे, बात, इनकम ये है। भी बैलेंस में एसेट मिलेगा, बिल्कुल, एसेट है। बैलेंस शीट में तो एसेट चला जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। हम्म। और ट्रेडिंग ऑब्लिक पीएनएल, इसमें इसे क्या करोगे, इसको भी ऐड कर दोगे, ऐड टू इनकम्स। तो सर बाद में ये भी एक मिनट। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब भाई हमें कमीशन मिला कहीं से, हाँ। कमीशन मिला और वो मिला है 9 महीने का। 9 महीने का। पीएनएल और ट्रेडिंग तो हम बना रहे हैं कितने पूरे। 12 महीने का। हाँ, और इसमें ट्रेडिंग नहीं आएगा, सिर्फ पीएनएल आएगा वैसे, क्योंकि हम्म। इनडायरेक्ट इनकम की बात है, क्योंकि डायरेक्ट में तो सेल्स ही आते हैं। ओके। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, तो सेल्स का पीएनएल मतलब। में अगर कमीशन है, कमीशन हमें हाँ 9 महीने का मिला है, हमें 12 महीने हाँ। का पीएनएल बनाना है, तो 3 महीने की अभी भी बाकी है, मिलना बाकी है। मिलना जैसे बाकी। एक्सपेंस को पे करना बाकी था, वैसे यहाँ पे इनकम रिसीव होना बाकी है, ड्यू अक्रू। हाँ। तो हम उसमें ऐड कर देंगे, पूरे 12 महीने ऐड। की इनकम लेंगे हम। हाँ सर, मेरा और एक सवाल है। और अगर हमारे वो जो अक्रूड इनकम है वो हमारे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है, तो एसेट्स है, तो इसलिए assets हम है, एसेट साइड में लिख देंगे। अब पूछो जी क्या डाउट है। सर मान लो ये जो हमें 3 महीने का जो मिलना था, क्या कहते हैं, इनकम, और बट वो बैड डेब्ट्स हो गया, तो फिर क्या करेंगे? भाई 3 महीने की इनकम जो मिलनी थी वो बैड डेट कैसे होगा, बैड डेट डेटर्स पे होता है। 3 महीने की यस। इनकम मान लो मिलना था और हाँ। नहीं मिले, ये हो नहीं सकता मिले। है। नहीं मिले तो हाँ। जब नहीं मिलेगा उस दिन बात करेंगे। अच्छा, अभी तो बट ये तो बैलेंस शीट फाइनल का हो साल सकता का है। एंड है, तो अभी तो हाँ। हम ये मान के चलेंगे कि हमें मिलना बाकी है, तो हमें कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। यस और सर। जब वो फाइनली नहीं मिलेगा, जिससे मिलना था वो मना कर देगा, तो उस केस में हम उसके लॉस मानेंगे और दोबारा से उसको रिवर्स में एडजस्टमेंट्स करेंगे वहाँ पे, अच्छा उस अच्छा। टाइम पे वैसा एडजस्टमेंट नहीं आएगा। हम्म। और इसका उल्टा है, अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम का जस्ट उल्टा होता है, प्रीपेड या एडवांस इनकम, हम्म। अनअर्नड इनकम। हमें कमीशन मान लो 16 महीने का मिल गया, यस मिलना सर। था 12, 16, 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल गया, 200 रुपये। हाँ। तो चार अपनी महीने तबीयत का खराब। एक्स्ट्रा मिल गया है अगर, तो हाँ। हमारे लिए वो क्या है, एसेट्स है कि लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, हाँ। राइट। और पीएनएल में उस इनकम में से हम उसको ऐड करेंगे कि लेस, पीएनएल तो 12 महीने का है 12 महीने और का है। हमने 16 महीने का इनकम लिखा हुआ है, तो उसमें से चार लेस कर महीने की देंगे। इनकम लेस कर देते हैं। लेस कर देते हैं। सर मैं इतना लिख लूं, ये 4, ये 5 आप लिख लो, ये सब यहाँ क्लोजिंग पे स्टॉक लेस है। है और यहाँ पे भी लेस है, यहाँ पे ऊपर में ऐड है और यहाँ पे भी ऐड है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों ऐड ही करते हैं। हम्म। और प्रीपेड इनकम हो या एक्सपेंस हो, दोनों को लेस ही करते हैं। यस सर। और एसेट्स है तो एसेट्स में, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटीज़ में, बस जी जी। लिखो जी। ये 5 के अलावा एक छठा भी लिख लो, 6 एक साथ लिख लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अच्छा ओके 6 सर। वाला है डेप्रिसिएशन, ये आसान होता है। डेप्रिसिएशन किस पे किया जाता है, डेप्रिसिएशन किस पे सर लगाया जाता है, ऑन फिक्स एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, तो एसेट्स में, एसेट्स कह रहा हूँ, जी बैलेंस जी। शीट में, बैलेंस शीट में सर कम हो रहा है। बिल्कुल।
तो बैलेंस शीट में उस एसेट्स में से लेस किया जाएगा, हाँ जिस अच्छा। एसेट्स पे हाँ डिप्रिशिएशन होगा लेस फ्रॉम एसेट्स, हम्म। उस एसेट्स में से लेस कर दो, लेस फ्रॉम एसेट्स। हम्म। और डेप्रिशिएशन एक्सपेंस है कि इनकम है? सर एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है। और डेप्रिशिएशन को हाँ कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग में या पीएनएल में? सर पीएनएल में। तो पीएनएल में किस साइड पे लिखते हैं एक्सपेंस? डेबिट तो सिंपल क्योंकि सिंपल डेबिट साइड पे लिख देना है। एक्सपेंस। हाँ जी, डेबिट साइड पे सिंपल सिंपल लिख देंगे। अब ये नोट कर लो जी, 6। यस सर। सर नहीं तो। चलो कोई बात नहीं। सर आप ठीक है? हम्म। लिखा हुआ हो जाए तो बताना जी। Yes. यस सर लिख ले। अच्छा। लिख लिया आपने? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस पे आने हैं। अच्छा, हाँ जी, अब ज़रा देखो यहाँ पे, ये जो, एक सेकेंड देखो, ये 6 एडजस्टमेंट जो कराए हैं ना, जी सर। इसका आपको जो है पहले तो 6 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कराते हैं, फिर हाँ, बड़े फाइनल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अच्छा ओके सर। ठीक है? सर 17 एडजस्टमेंट्स है। हाँ जी,
सर मतलब बस 17 है, फिर बस हमारे कोर्स में 17 ही हैं, 17 ही हैं, आपको 17 ही पढ़ने हैं, ग्रेजुएशन में और भी कई सारे पढ़ने हैं। अच्छा ओके। अब और देखो, अभी और अब तक की अकाउंटिंग हम बस सोल प्रोप्राइटर की कर रहे हैं ना? हाँ जी, ये है पेज नंबर 19 पे। ये नोट्स हाँ मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, नहीं तो जब भी भूल जाओ तो टेलीग्राम चैनल इस वाले पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, मतलब मैं जाता हूँ कभी कभार। हाँ जी, अच्छा। अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए भी जी जी। हाँ, अब सुनो जी। क्लोजिंग स्टॉक। हम्म। तो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आओ। क्लोजिंग स्टॉक ये जनरलिटीज़ होती हैं बेसिकली। जनरलिटीज़ आपको नहीं सीखना, बट यहाँ पे मैंने हाँ जानबूझ के दिया हुआ है जिनको जनरलिटीज सीखना है, समझना है। क्योंकि हाँ हाँ भाई जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हाँ अभी तक उसकी हमने कोई एंट्री ही नहीं करा है ना। हाँ तो इसीलिए भाई एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, तो जनरलिटीज़ अगर करनी होएगी तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। कभी हाँ। कभी ट्रेडिंग की जगह पे परचेजेस भी लिख देते हैं, टू तो वो परचेज ठीक है। एडजस्टेड परचेज होता है बेसिकली। बट मोस्टली जो है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो दो जगह पे गया, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। सर हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों क्रेडिट करते थे? हाँ जी, हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों क्रेडिट करते थे? वो इसलिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, भाई ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग में जितने आपने एसेट्स स्टॉक जो है परचेज करा है, कितनी की है बची हुई, कितनी की सेल कर रहे हो, सारे डायरेक्ट से रिलेटेड होता है। हम्म। तो क्लोजिंग स्टॉक का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना उसको एनालिसिस करना पड़ता है। अच्छा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्यों होता है, ट्रायल में क्यों नहीं होता है। हम्म। कभी कभी ट्रायल में हो सकता है। वो हाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो मैंने 5,000 का कोई स्टॉक खरीदा, हाँ परचेज करा, परचेज गुड्स हाँ स्टॉक, तो 5,000 की चीज़ हमने खरीदी, क्या मैं उसको हाँ। 5,000 में ही बेचूंगा? नहीं, नहीं नहीं। प्रॉफिट ऐड करके। तो हाँ मान लो 5,000 में से 4,000 वाले गुड्स को हमने सेल करा है दस हम्म। हजार में, हाँ। तो अभी भी बचा हुआ 1,000 का। 1,000 वर्थ। भाई होता यूं है, 5,000 का गुड्स खरीदा, परचेज यस। करा स्टॉक, हम्म। इसमें से 4,000 वाले को मैंने बेच दिया है, कितने में सेल किया है? 10,000 में। 10,000 में। तो इस सेल को लिख दिया, परचेज को भी लिख दिया। यस सर। जनरल एंट्रीज हम परचेज की भी कर देते हैं, सेल की भी कर देते हैं, कर लेकिन देते। जो क्लोजिंग स्टॉक बची हुई है ना उसकी एंट्री ही नहीं करते हम, जनरल एंट्रीज करते ही नहीं है। अरे हाँ। समझ में आई बातें? तो यस एक हज़ार सर। का अभी भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ था, बचा क्लोजिंग, हुआ है। क्लोजिंग, तो इसकी हमने जनरल एंट्रीज करा ही नहीं है। पता ही नहीं तो है। इसीलिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में आता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं तो हम लिखना पड़ेगा ना अकाउंट्स में। कितना पड़ेगा? तो हाँ इसीलिए इसकी दो एडजस्टमेंट्स, का मतलब इसकी दो जगह पे ट्रीटमेंट होएगा, या इसकी हम हाँ जब फाइनल अकाउंट करते वक्त एंट्री पास करेंगे तो हम हाँ। लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, कभी कभी परचेजिंग भी लिख सकते हैं। जी जी। तो इसीलिए ट्रेडिंग में एक बार क्रेडिट साइड में लिखना होता है और बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड में दिखाना होता है। ओके। समझ आई बातें? तो इसलिए ये सारे वो एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने उसकी ड्यूरिंग द पीरियड हमने उसका कोई भी एंट्री नहीं करा, नहीं करा। तो इसलिए हमें साल के एंड में करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और मान लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तो हम एंट्री कर सकते हैं, उसकी फिर क्यों आ रही है एडजस्टमेंट? किसकी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकी तो हम एंट्री कर सकते हैं, तो फिर इनका क्यों आ रहा है एडजस्टमेंट? वो एंट्री हम कर तो सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने किया नहीं है ना, तभी तो हमें करनी है, साल के एंड में हम करते हैं। ओके। क्योंकि भाई 10 महीने का मिल गया था, जो रिसीव हो गया है, पेमेंट कर दी है हमने, उसकी एंट्री कर दी। हाँ आउटस्टैंडिंग की हम करते नहीं है नॉर्मली, हम हाँ हाँ। हमेशा साल के एंड में करते हैं। और क्योंकि अगर जर्नल एंट्रीज में जो कर हमने दिया। सीखा था जर्नल एंट्रीज बनाना, वो भी हाँ। इसी का था कि भाई अगर हमें करना पड़ेगा एंट्री आउटस्टैंडिंग का तो क्या होगा। तो तो साल क्या? के एंड में हमें पता चलता है ना कि भाई 2 महीने का बकाया है कि 3 महीने का है। हाँ हाँ तो ये हाँ। सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होते हैं, एडजस्टमेंट्स के आइटम्स होते हैं ये। ओके। ठीक है। ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी है, जो क्लोजिंग स्टॉक है ये यहाँ पे नहीं देता है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 में ये नहीं है, एग्जाम्पल 1 में नील है। ठीक है जी। हम्म। तो इसने क्या बोला है, या ये जो क्लोजिंग है ना, इसको ओपनिंग लिखना था, कोई बात, ये नील है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हाँ दो तरीके का हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। नंबर 1, हाँ आपकी ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ट्रायल हाँ बैलेंस में
बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा। नहीं रहा ठीक है। है, वो कहाँ पे दिया रहेगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा। अ जी कंपनी सर। इवैल्यूएट्स इट्स क्लोजिंग स्टॉक एट ₹25,000। 1000। अब आप इसकी ट्रीटमेंट करनी है, कैसे करोगे जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो इस सर 25,000 को हम क्या करेंगे बताओ? क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते हैं? सर हम ट्रेडिंग अकाउंट पे डाल देंगे, क्रेडिट साइड पे। क्या एक ही जगह पे जाएगा? नई बैलेंस शीट में फिर एसेट्स में डाल देंगे। तो हम ये पीएनएल और ट्रेडिंग एंड पीएनएल है, तो ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रेडिंग में, ओके, ट्रेडिंग हम्म। पीएनएल में ट्रेडिंग में, ठीक है जी। हम्म। ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाय में लिखते हैं, कहाँ पे? बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक 25,000 लिखेंगे, और बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखेंगे? एसेट साइड पे। एसेट साइड में है। ये आपने मुझे ये एक सवाल हम कर चुके हैं 19th चैप्टर में। ये 19th में कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक का ऑलरेडी चैप्टर 19th में हमने करा था, और बाकी मुझे एडजस्टमेंट नहीं करा था। मुझे तो ये मालूम नहीं एडजस्टमेंट था। 20 चैप्टर में भी आएगा, ये सेम अच्छा। है, ये सेम वही एडजस्टमेंट्स है, ओके। यस। दूसरी बार देखो, दूसरा एग्जाम्पल कैसा हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल होगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल में दिया रहेगा, तो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में होता है ना, तो एडजस्टेड परचेज भी ट्रायल में दिया रहता है। मतलब अच्छा। दोनों रहेगा जब भी। देखो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में आ भी सकता है, नहीं भी। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल ट्रायल बैलेंस। बैलेंस अच्छा। में जब भी आता है तो साथ हम्म। साथ में एडजस्टेड परचेज दिया जाता है, हम्म। क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब है एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके दिया होता है, सारे एडजस्ट करके दिए होते हैं। यस सर। हाँ। तो अब ये ट्रायल बैलेंस में है, तो ट्रायल बैलेंस के आइटम कितनी जगह पे? एक या दो? ट्रायल बैलेंस की आइटम तो एक ही एक जगह जगह में। पे, क्योंकि ये टैलीड अकाउंट का है। वैलिड अकाउंट का। एक बार इसकी कहीं ना कहीं ऑलरेडी एंट्री करी हुई है, सिर्फ करी। सेकेंड बार हमें कहीं ना कहीं पोस्टिंग करनी। हम्म। तो एडजस्टेड परचेज को हम ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे लिखते हैं टू एडजस्टेड परचेज। हम्म। और आपको कोई परचेजेस नहीं दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया रहेगा, तो परचेज ओपनिंग स्टॉक लिखना ही नहीं है। लिख रहे हैं, कहाँ नहीं लिख रहे? यहाँ ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक परचेज लिखते थे ना, उसी की जगह पे एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। दिया तो बस वही लेके चलेंगे, बाकी सब नहीं लिखेंगे। यस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके ये एडजस्ट कराया हुआ है सारा, इसमें परचेज वर्चेज सब एडजस्ट करा हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सब। हम्म। तो सीधा सीधा हम लिख लेंगे 35,000 रुपये एडजस्टेड परचेज। और हाँ। इस बार हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे ट्रेडिंग में, नहीं हम नहीं कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस सिर्फ एक ही जगह पे। तो बैलेंस आप शीट में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे या फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? एडजस्टेड परचेज तो भैया लिख दिया ना यहाँ पे। लिख दिया। ओके, समझ आ गया, मेरे को समझ आ ट्रायल गया। बैलेंस का आइटम तो कोई एक ही जगह पे जाता है, एक ही जगह पे जाते हैं। तो फिर एडजस्टेड सर क्लोजिंग परचेज स्टॉक भी यहाँ तो। पे आ गया, और सर क्लोजिंग क्लोजिंग, स्टॉक यहाँ पे आ गया। देखो ट्रायल बैलेंस क्योंकि टैलीड अमाउंट है तो एक ही जगह पे जाता है। एडजस्टेड परचेज में अब आ गया क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक तो लिख दिया ना एक तरीके से एक जगह में, फिर इसीलिए ना, तभी तो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, बैलेंस शीट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एडजस्टेड परचेज में डाल दिया। क्योंकि इसमें एक, अभी क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, देखो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पे दिया रहता है? एडजस्टमेंट्स में दिया रहता है। हाँ। तो एडजस्टमेंट में रहता तो दो जगह पे, हम्म। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड, जी सर। हाँ। राइट? क्रेडिट साइड और ये एसेट साइड। यस सर। अब दूसरी बार देखना, दूसरी बार ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस में दिया है। हम्म। तो ट्रायल बैलेंस में क्यों दिया है? द रीज़न इज, ट्रायल बैलेंस में इसलिए दिया है क्योंकि इसने एडजस्टेड परचेज दे दिया। और एडजस्टेड परचेज का मतलब पता है क्या? ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी तो सर। इसमें ऑलरेडी ये घटाया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एक बार, घटाया हुआ है। भाई घटाया हुआ है ना ऑलरेडी। हम हाँ। नॉर्मली क्या करते हैं? ट्रायल अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा तो यहाँ पे मैं लिखता ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो मान लो ओपनिंग स्टॉक लिखता 40,000, ठीक है जी, परचेजेस लिखता 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक 5,000। या तो इसको अलग अलग लिखता, ये 30,000 लिख लो, 30,000।
तो या इन सबको हटा के इकट्ठा मैंने इसको एडजस्ट करा, दिस प्लस दिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सीधा एडजस्टेड परचेज लिख दिया। ओके, ठीक है, तो ठीक है, ये ठीक है। ऑलरेडी ट्रेडिंग में आ गया, आ तो गया। ट्रेडिंग में नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये यस होता सर। है। तो यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन में देगा क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह पे, ट्रेडिंग हाँ। में भी और बैलेंस शीट में भी। और यस सर। यदि वो ट्रायल बैलेंस में देगा तो हम्म। सिर्फ एक जगह पे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस शीट में, और एडजस्टेड परचेज लिख देते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग में। यस सर। समझ में आ गई बातें। नंबर जी 1 हो गया। नंबर 2 पे आओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे सैलरी है, सैलरी इज एन एक्सपेंस। सैलरी सर। 10,000 का एक्सपेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, हाँ। तो ट्रायल बैलेंस की सैलरी कहाँ पे लिखते हैं, पीएनएल में लिखते हैं। हाँ। सैलरीज 10,000 रुपये, और हम्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो आपसे बोलेगा हम्म। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का है, 2,000 2000 रुपये एट द एंड। ऐड कर देंगे। तो कितनी जगह पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी जगह पे, एक या दो। दो। एक बार हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग लिख के ऐड कर दिया 2,000, यस। ये आया 12,000। हम्म। दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे। यस आउटस्टैंडिंग सर। मतलब सैलरी कितने, 2,000, 12,000 या 10,000। 2000, 2000 ही। 2,000 भैया, इसकी एडजस्टमेंट्स करनी है ना हमें, इसकी थोड़े करनी हाँ। है। तो यस। सिर्फ और सिर्फ 2,000 जितना वहाँ पे ऐड किया उतना ही यहाँ पे। हाँ। सेम इसका उल्टा हो जाएगा अगर प्रीपेड एक्सपेंस हो तो। हम्म। प्रीपेड एक्सपेंस में फिर से एक्सपेंस दिया हुआ है, इस बार रेंट दिया हुआ है, और हम्म। नीचे कहा है प्रीपेड रेंट 3,000। जी सर। हाँ। तो पहले तो रेंट को लिखेंगे यहाँ पे हाँ। पीएनएल में 10,000 इनर कॉलम, है ना, रेंट को हाँ। 10,000 लिखा। और दूसरी बार ये तो ऑलरेडी लिख दिया, हाँ। अब ये जो प्रीपेड है 3,000 का, इसको क्या करेंगे, तो सर इसको प्रीपेड का ऐड या माइनस। लेस कर देंगे। तो प्रीपेड को लेस करना है 3,000, हाँ। या आया 7,000। अब बैलेंस शीट में एसेट्स या लायबिलिटी साइड, सर एसेट सर। प्रीपेड जो आएगा आपका एसेट्स होता है, हाँ। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, बट प्रीपेड क्या होता है, एसेट एसेट्स होता होता है। और ये मैंने यहाँ लिखा है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, बट जो है। ट्रेडिंग में होगा ट्रेडिंग में, पीएनएल में होगा तो पीएनएल में। PNL। समझ में आया। हम्म। ये 4 स्पेशल आइटम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड। आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम, और एडवांस या प्रीपेड इनकम। तो दो और हैं, अब ध्यान से देखो, एक एक एग्जाम्पल इसका छोटा छोटा ऐसे ही आता है एग्जाम। अब इस बार दिया हुआ रेंट रिसीव्ड 10,000, अगर सिर्फ रेंट लिखता, सिर्फ रेंट लिखता हम्म। तो हम मानते कि एक्सपेंस है, हम्म। लेकिन सिर्फ रेंट लिखे और वो डेबिट में देगा तो एक्सपेंस है, लेकिन अगर क्रेडिट में देगा तो इनकम ही है। इनकम। अगर अच्छा। भैया हाँ। रेंट लिखे और क्रेडिट लिख हाँ। दे तो हाँ। क्रेडिट का मतलब इनकम है, रिसीव्ड वाला है, ये इनकम भी हो ध्यान गया। रख लेना हाँ। आपको, ऐसा आगे मिलेगा बड़े क्वेश्चन में। हाँ। हाँ। बट यहाँ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड 10,000, और नीचे दिया हुआ है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, का मतलब है आउटस्टैंडिंग या अक्रूड। अक्रूड। तो सेम इसका भी, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है ऑलवेज, और प्रीपेड हमेशा लेस होता है, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो। हम्म। बस फर्क होता है बैलेंस शीट में एसेट्स होगा कि लायबिलिटी, ये ध्यान से आपको कर लेना है। हाँ, ये अक्रूड इनकम होता है, तो एसेट्स ये है। रेंट है, अब बताओ रेंट इनकम है तो आप पीएनएल में कहाँ पे लिखोगे, ये पीएनएल में कहाँ पे लिखोगे, डेबिट या क्रेडिट, सो क्रेडिट साइड। बाय रेंट। रेंट 10,000। अब आउटस्टैंडिंग है 5,000, तो इसका क्या करेंगे, 5,000 का एक वो बार ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब है भाई अभी तक हमें मिला नहीं है, मिलेगा। सर ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये बस ये उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर का आउटस्टैंडिंग है ना। बिल्कुल सही जवाब, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख लेंगे, ये हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, इनकम वाली है, इसलिए ये यहाँ पे आएगा, तो लायबिलिटी नहीं आएगा, एसेट्स आएगा, क्योंकि ये इनकम वाली अक्रूड। हाँ। समझ में आया। जी सर। और एक और है आपका इसका उल्टा, प्रीपेड या एडवांस।
इस बार भी 10,000 की रेंट रिसीव्ड है, लेकिन इस बार रिसीव्ड ये जो है ना, ये रेंट प्रीपेड यहाँ पे लिखना था, रेंट रिसीव्ड बट नॉट ड्यू नहीं, ये प्रीपेड लिखना था। प्रीपेड है, रेंट रिसीव्ड बट नॉट ड्यू, या यू कैन सिंपली से ये प्रीपेड है। आप सिंपल शॉर्ट में प्रीपेड लिख दिया, वो भी सेम ही मतलब होता है उसका। या यू कैन ऑल्सो से एडवांस। ठीक है जी। जी। तो पहले तो रेंट रिसीव्ड को ट्रायल बैलेंस से उठा के कहाँ पे लिखोगे, एक जगह पे, कहाँ पे, क्रेडिट साइड बाय रेंट, कितने, 10,000। अब की बार प्रीपेड है 6,000 का, तो कम कर देंगे। तो क्या कर दोगे, यहाँ से लेस प्रीपेड वर्ड लिख के 6,000, लायबिलिटीज में क्योंकि हमें भैया मिलना चाहिए 12 महीने का, हमें मिला हुआ है 16 महीने का, 17 महीने का, 15 महीने का, तो उतने का हटा दो हटा एक्स्ट्रा वाला। और वो हमारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा जो हमें पैसे मिल गए हैं तो लायबिलिटी होती हैं। तो प्रीपेड क्या था, रेंट था, रेंट 6,000 रुपये, जो आपने यहाँ पे माइनस करा है उसी को लिखना होता है। जी सर। आया सुनने। यस। और एक लास्ट और है डेप्रिशिएशन 6 वाला। तो डेप्रिशिएशन में जैसे फर्नीचर और मशीनरी दो एसेट दिए हुए हैं, फर्नीचर और मशीनरी फिक्स एसेट्स हैं, दो हैं डेबिट साइड में। तो सबसे पहले तो बताओ इसे हम लिखते कहाँ पे हैं, फर्नीचर और मशीनरी को, ट्रायल बैलेंस से। ओ ट्रायल बैलेंस सर एसेट साइड में लिखता हूँ। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, या मशीनरी, ये आ गया 10,000 का फर्नीचर है और 20,000 की मशीनरी है। यस सर। राइट, लिख लिया हमने। हाँ। अब ये नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसने हमसे बोला है डेप्रिशिएशन 10% पर एनम इज चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी, दोनों पे, फर्नीचर पे भी मशीन पे भी डेप्रिशिएशन चार्ज करना है 10% से। यस सर। हाँ। तो फर्नीचर का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। तो डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड यहाँ पे मशीन या मशीनरी, तो फर्नीचर 10,000 का है और 10/100, ये 20,000 का है और 10/100। कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान रहे हैं ये ओपनिंग का है, ओपनिंग पे हम लोग डेप्रिशिएशन निकालते हैं। अगर साल के बीचों बीच परचेज करेगा तो उतने महीने का आ जाएगा, हमने डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर में सीखा हुआ है। हाँ। तो ये 1,000 आया और ये 2,000 आया, तो 1,000 डेप्रिशिएशन और 2,000, 1,000 फर्नीचर पे, 2,000 मशीन पे। अब इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में डाल देंगे। तो पहले तो जिस फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन है, जिस एसेट्स पे, उसमें से लेस करना है। डेप्रिशिएशन को एसेट साइड में लेस करो उसी एसेट्स में से, तो ये 9,000 और ये 18,000। और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज डेप्रिशिएशन क्या होता है, एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस की तरफ लिख दो, एक्सपेंस यानी डेबिट साइड, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑन मशीन। जी सर। हाँ। समझ में आई बातें, पक्का पक्का आ गया समझे। 6 के 6 एडजस्टमेंट्स, कोई दिक्कत, ऐसे ऐसे आपको बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो हमें वो करने हैं। क्लियर है, हमने 6 एडजस्टमेंट्स और 6 एग्जाम्पल भी कर लिए, ये सेम नोट्स वगैरह आपको मैंने सेंड कर दिया है। हाँ करते। अब आ जाओ जी यहाँ पे, अब आप अपनी बुक पे आओ और बुक के सवाल पे आ जाते हैं। हाँ जी, आरटीएस करें, बिल्कुल सही जवाब। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपके बुक का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक का सवाल दिया हुआ है। यस सर, सेम मिल गया भाई, सेम सवाल है, मिला। यस। हाँ जी, तो क्वेश्चंस पढ़ना है। फॉलोइंग आर दी बैलेंसेस extracted from the books of Manish on 31st March 2029। इन सब क्वेश्चन से भी मतलब पूरा बनाना होगा फाइनल अकाउंट। बिल्कुल सही, ये 2021 फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये नीचे पढ़ो ना, लिखा है सब। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब ये तीनों चीज़ें हमें बनानी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये बस ईयर चेंज कर लेना, 2021 हो जाएगा। ठीक है जी।
बुक में 2021 हो रखा होगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पढ़ो मेरे साथ साथ, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल, ड्राइंग्स, प्लांट मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल एसेट्स है हमारा, डिलीवरी वैन, फोर व्हीलर व्हीकल, ट्रक। ट्रक का नाम डिलीवरी व्हीकल, ओके, जिससे हाँ डिलीवर किया जाता है गुड्स वगैरह। जी 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 सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर्स, परचेजेज, सेल्स, वेजेस, जी कैश एट कैश एंड बैंक, बैंक सैलरीज, रिपेयर, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020। जी यानी कि ये सर कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग की क्लोजिंग? नेम ओपनिंग 2020 है। कैसे ओपनिंग हुआ सर? ये ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2021 और सर सही 1 तो है अप्रैल ओपनिंग है 2020, तो हाँ ओपनिंग वाला ओपनिंग कहलाएगा स्टॉक। हम्म, ठीक है, और नीचे पढ़ो तो नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो यानी कि वो ओपनिंग वाला है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहा रेंट भी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, बैड डेट्स, कैरेज। हम्म फिर नीचे 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी 3 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। नंबर 1 हम्म, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो एक रहेगा ही रहेगा। जी सर सेकेंड है डेप्रिशिएशन। ओ माय गॉड सर, डेप्रिशिएशन आ गया। कह रहा डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड हाँ डिलीवरी व्हीकल 15%। अगर एग्ज़ाम में समझ ना आता कि डिलीवरी व्हीकल क्या है, तो जैसे हाँ नीचे एडजस्टमेंट्स हम पढ़ते, तो डेप्रिशिएशन किस पे लगता है? फिक्स एसेट्स पे। तो यानी कि वो फिक्स एसेट्स एसेट्स है, एक्सपेंस नहीं है बल्कि हाँ फिक्स एसेट्स है, ऐसे भी पता कर सकते हो। जी एंड द सर लास्ट है क्या? अनपेड रेंट। अनपेड रेंट का मतलब है आउटस्टैंडिंग। अनपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू सब एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे हम्म और उसमें स्पेशली एडजस्टमेंट्स वाले आइटम जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम हाँ लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक बोला फिर तो ठीक, डेप्रिशिएशन हाँ प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी व्हीकल, तो हम इस पे ना एक टिक लगा लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी हम्म व्हीकल। इससे हमें हम्म पता रहेगा, याद रहेगा कि इस पे एडजस्टमेंट्स है, इसमें कुछ प्लस माइनस करना हम्म है। प्लस तो माइनस जब हम करना पोस्टिंग करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे प्लस माइनस करने हम्म के लिए। और रेंट पे भी है, तो रेंट पे भी हम्म, टिक लगा लेंगे। रेंट कहाँ है? रेंट कहाँ है? यहाँ पे। यानी ये 3 आइटम ऐसे हैं जिस पे एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। जी सर और जब हम रीड कर रहे थे क्वेश्चन, तो हमने पढ़ा सेल परचेज सब दिया हुआ है, लेकिन सेल्स हाँ रिटर्न और परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो इस बार परचेज और सेल्स को डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके, ये सब बातें ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त। तो क्या इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप रेडी हो? यस सर चैप्टर तैयार 19 याद है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इन सभी आइटम्स को जहाँ सर जहाँ हम सर पोस्टिंग करते हैं वो पोस्टिंग करो, एडजस्टमेंट मैं करा दूंगा पहला क्वेश्चन का, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद एडजस्टमेंट्स करना। यस तो मैं मतलब वही ना नॉर्मल टेबल वेबल बना यस, तो आपको फॉर्मेट बनाना है। एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम्म अकाउंट अलग भी बना सकते हो। हाँ मैंने एक ही साथ बनाया हुआ है, ज़्यादातर क्वेश्चन में एक ही साथ बनाते हैं ज़्यादातर लोग। और बैलेंस शीट भी फॉर्मेट एक ही साथ बना लेना है। यस सर हाँ ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिंग बनाओ फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ फिर बैलेंस शीट, ऐसा काम हम नहीं करते। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हम्म और बैलेंस शीट का जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। जी सर हाँ एसेट्स, लायबिलिटीज़, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर जो सारी चीज़ें लिखनी है हमने लिख दिया है। ये मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया, आप चाहो तो देख सकते हो, ये बना बनाया अपने पास फॉर्मेट, तो ये आप देख सकते हो। हाँ जी, अब आपके पास 2 मिनट, आप इन सभी आइटम्स को पोस्ट करके दिखाओ, दो फिर मिनट मैं अब आपको बताता हूँ। 2 मिनट हाँ जी, सर आधा घंटा तो मिलना चाहिए आधा घंटा क्यों मिलेगा भाई, 2 घंटे का तो एग्ज़ाम ही है, टर्म 2। समझ रहे हो, टर्म 2 तो 2 ही घंटे का है। यस सर हाँ हाँ, अभी अब 3 घंटे का भी नहीं है।
हाँ जी वरुण, कहाँ तक पहुँचे? जी सर, अभी ऑलमोस्ट हो गया। पोस्टिंग हो गया या एडजस्टमेंट भी कर लिया आपने? नहीं नहीं सर, अभी पोस्टिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो पोस्टिंग करना है। सर रुक जाइए ना सर, रुक जाइए। हाँ करो, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ में। कैपिटल ड्राइंग्स, कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं? एसेट लाइबिलिटीज। इसमें से ड्राइंग्स को लेस करना होता है। सर कैरेज इनवर्ड्स का कहाँ जाएगा? मैं भूल गया। सिंपल कैरेज हो या कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज ऑन परचेज हो, तीनों सेम चीज़ होती हैं। और परचेज कहाँ पे जाता है? तो कैरेज ऑन परचेजेस वहीं पे जाएगा, यानी ट्रेडिंग में। हम्म। और कैरेज आउटवर्ड हो या कैरेज ऑन सेल्स हो, एक ही बात हम्म। होती है, तो वो पीएनएल में जाता है। सर कैरेज, अच्छा ठीक है। कैपिटल ड्राइंग्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी व्हीकल। तो प्लांट एंड मशीनरी 1 20, डिलीवरी व्हीकल 26, दोनों पे एडजस्टमेंट्स है, तो एक एक लाइन छोड़ना है। हम्म। प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी व्हीकल। हम्म। अमाउंट कितने कितने थे सर? अमाउंट था 1 20 26, 1 90 और 7। तो कैपिटल 1 90, ड्राइंग 7, 1,20,000 प्लांट मशीनरी एंड 26,000 डिलीवरी व्हीकल। हम्म। इस पे एक एक लाइन छोड़ दिया है बिकॉज डेप्रिशिएशन का बोला हुआ है, तो हम लास्ट में करेंगे एडजस्टमेंट सारे। पहले सारे आइटम को कहीं ना कहीं पोस्ट कर लेना है जहाँ जहाँ पोस्ट होना है। फिर उसके बाद कह रहा है डेटर्स। सन्डी डेटर्स है हमारे पास 36,000 और क्रेटर्स है 26,000। तो डेटर्स और क्रेटर्स, हम्म। तो सन्डी डेटर्स ये यहाँ पे आ जाएगा एसेट्स में 36,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में 26,000 का। हम्म। ठीक है जी। यस सर। उसके बाद बताओ आइटम। परचेजेस 20,000, सेल्स 42,000। तो परचेजेस ट्रेडिंग में परचेजेस 20,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न है नहीं। और सेल्स भी 42,000 का डायरेक्टली आउटर कॉलम में। हम्म। उसके बाद है वेजेस। वेजेस है 8,000। इसके बाद है कैश एट बैंक 26,000, सैलरी 8,000। कैश एट बैंक 26,000 कहाँ पे? एसेट्स में। पहले तो लिखो कैश एट बैंक के बाद जो है सैलरी रिपेयर्स, दोनों एक्सपेंस है 8,000 और 1,900। सैलरी एंड रिपेयर्स पीएनएल में। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया ना, तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा ट्रेडिंग और इसके नीचे हो जाएगा पीएनएल। तो 2 सैलरी एंड 2 हमारा हो जाएगा रिपेयर। कितने कितने हैं? 8 और 1,900। सैलरी 8,000 एंड 2 रिपेयर्स 1,900 का। ओके। यस सर। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 16,000। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर में। कितने का? 16,000।
फिर है रेंट, रेंट पे एडजस्टमेंट्स है, रेंट पे एडजस्टमेंट्स है, राइट। हम्म तो रेंट जो है पीएनएल में लिखना है 4500 का। तो रिपेयर के नीचे टू रेंट और इसको लिख देंगे इनर कॉलम में 4500 और इसके नीचे एक लाइन छोड़ना है। फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, यानी कि ट्रेडिंग में 1500। यस सर। हाँ। उसके बाद है बिल्स पेबल 23,500। तो बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़ होता है। हम्म 23,500। हाँ। इसके बाद है बैड डेट्स 5,000 का। बैड डेट्स हमारे लिए पीएनएल में डेबिट साइड में आता है। कैरिज 1600, तो कैरिज तो लिख लो यहाँ पे, टू कैरिज 1600 ट्रेडिंग में, और बैड डेट्स आएगा पीएनएल में 5000। तो टू बैड डेट्स 5000। बस ये सारे आइटम हमने पोस्ट कर लिए, मैच कराओ। ये है ट्रेडिंग एंड पीएनएल का आइटम। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट के आइटम, राइट। जी अरे अरे एक मिनट। हाँ ये बैलेंस शीट में आ गए सारे आइटम। अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट्स का सर एक पोस्टिंग कर मिनट लेना है एक दो जगहों पे मिनट बस। सर एक मिनट दीजिए। मैंने ना क्या छोड़ दिया? नहीं, मैंने डेटर्स को लायबिलिटीज लिख दिया, क्रेडिटर्स को वहाँ लिख दिया नालायक, गलती फिर भूल गए डेटर्स एसेट्स होता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होता है। से। मेरे को मालूम, वो साइड का कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। ये ध्यान रख लेना है, भूलना मत। तो ये हो यस। गया एसेट्स, ये हो हो गया गया। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हमारा ट्रेडिंग। अब हमें एडजस्टमेंट्स जो है हमारे पास 3 एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड में डाल देंगे। दो जगह पे। ऑलवेज रिमेंबर एडजस्टमेंट दो जगह पे। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 16,000 रुपये, और दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हाँ। क्लोजिंग स्टॉक करेंट एसेट्स होता है वैसे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, राइट। यस। अब उसके बाद पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकंड पे आते हैं ज़रा। सेकंड पे सेकंड कह रहा है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड व्हीकल 15%। तो प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल दोनों पे डिडक्शन है। प्लांट पे 10% और व्हीकल पे 15%। तो आ जाओ जी, एसेट साइड में है फिक्स एसेट्स, तो डेप्रिशिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। तो 1,20,000 का 10% 12,000, तो 1,08,000 बच गया। और मोटर व्हीकल पे डेप्रिशिएशन लगाना है 15% के रेट से। तो 26,000 का 15% पता है कितना हो जाएगा? कुछ तो होगा। 3,900। तो 22,100 बच जाएगा आपका। हाँ जी। अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया? नहीं, कैलकुलेटर कहाँ किया यूज़ भाई, सामने सामने बता रहा हूँ। मेरे को लगा। नहीं ना, 2600 प्लस 5% 1,300, तो 26 प्लस 13 39 हो जाता है। तो अभी तो एक बार लिखा है डेप्रिशिएशन, एक बार मैंने माइनस किया फिक्स एसेट्स में, दूसरी बार कहाँ पे लिखेंगे? एडजस्टमेंट्स दो जगह पे, भूलना मत। तो दूसरी बार हमें पीएनएल में लिखना होता है, टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड टू डेप्रिशिएशन और ऑन मोटर व्हीकल। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 12,000 रुपये था, मशीन पे 12,000 था, और मोटर व्हीकल पे 3,900। समझ में आया? ओके। इसके बाद आ जाओ जी, लास्ट है हमारा रेंट अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग 500। ये आप बताओ इसकी दो एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे? सर ऐड करेंगे रेंट में। कहाँ पे ऐड करोगे? आउटस्टैंडिंग है ना, तो मिलेगा बाद में रेंट के नीचे। तो रेंट के नीचे आउटस्टैंडिंग है 500, तो आउटस्टैंडिंग, और दूसरी बार कहाँ पे जाएगा ये? एसेट साइड।
नालायक। ये सॉरी एक्सपेंस सॉरी। है ना, ये एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ पे? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम होती तो एसेट्स होता, और इनकम के केस में हम उसको ऐड ही करते हैं, ये एक्सपेंस है। तो इसलिए ये आपकी लायबिलिटीज़ होएगी। बस तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रायल करो, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग का टोटल करो, फिर उसके बाद पीएनएल का टोटल करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? तो दोनों को अलग अलग रफ में कर लो। ये लो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादातर ज़्यादा आता है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। 42 + 16 58, यहाँ पे लिख लिया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का यूनिटरी मेथड 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0, फिर 0 0 0 5 एंड 6 11, फिर 6 1 7 7 8 15 15 और 2 17 1 1 2 और 2 4 47 100। तो यह है 0 0 9 0 और 1 10,900। इतना ही आया है क्या? अरे रुक तो सर, आपने मैथमेटिक्स कर दी, एक मिनट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे आया है? ये आया है बैलेंसिंग फिगर से। इसका टोटल कितना कितना आया था, क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा था तो दोनों तरफ वही लिख दो। नहीं 1000, 58,000, ये इसका टोटल मैंने लिख दिया। चेक करो ज़रा आंसर सही है कि नहीं, मेरे को तो करने थी। ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर सही है कि नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा भी सेम आ रहा है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा? पीएनएल में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल, लिखो जी लिखो। पीएनएल में हम लिखेंगे बाय साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट जी 10,900। याद। अब टोटल करो तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता नहीं है, है। बट इस बार नहीं आया है तो कोई बात नहीं। हमने क्रेडिट का कर दिया टोटल 10,900। हाँ डेबिट साइड का करो यूनिटरी मेथड 0 0 1 0 1 0, फिर 9 9 और 9 18, 8 1 9 और 1 10 10 5 15 5 20 20 और 2 22 और 3 25 एंड 3। तो डेबिट वाला ज़्यादा आया इस बार, तो डेबिट में हाँ से क्रेडिट को घटाओ। 35,800 में हाँ। से 10,900, तो 900 और 24,900, ये आपका आ गया नेट लॉस। बाय नेट लॉस इस बार लॉस आया है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल 35,800 आया है, नेट लॉस हाँ। आया 24,900। और यही हाँ। नेट लॉस कहाँ पे चला जाएगा? ये कैपिटल में से हमें माइनस करना है, यस। माइनस नेट लॉस 24,900। तो आपको कैपिटल 190 में से एक तो 7,000 भी माइनस करना है ड्राइंग्स का, और एक तो नेट लॉस 24,900 भी माइनस करना है। जी तो रफ करना में तो कर है। लो 190 माइनस, सो 158,100 होगा। ठीक है 158,100। यस। अब टोटल कर दो। अगर आपने सब कुछ सही सही करा होगा तो बैलेंस शीट का टोटल जो है टैली हो जाएगा। अगर टैली हो गया तो समझो आपने ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नेट लॉस सही निकाला है। टैली नहीं होगा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे कुछ गलती किया हुआ है। हाँ जी लायबिलिटी साइड का टोटल निकालो, ये लो निकालते हैं जी।
0 0 1 5 5 10 और 1 11 8 और 1 9 9 और 6 15 और 3 18 फिर 5 1 6 6 और 4 2 2 लाख 0 100। 8 100 हाँ इधर का भी कर लो 1 फिर सर आएगा नीचे 6 6 6 18 20 28 2 2 4 4 और 6 10 और 1 2 सही है ये आया टोटल बोलो 100 2 लाख 100 2 लाख 8100। हाँ 2,08,100 राइट सर हाँ समझ में आया क्वेश्चन आया। पक्का हाँ हाँ चल तो इसी बात पे सेकंड क्वेश्चन क्या आप करोगे ओके सर। सेम है ना मतलब यहाँ बिल्कुल पे सेम है बस इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा है जो मैं आपको अलग से बता दूंगा सर अभी थर्ड बता दो। नंबर बैड डेट्स ये अभी हमने करा नहीं है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बट टेंशन ना लो सब चीज़ कर लो ये वाला मैं आपको बता दूंगा इसकी दो जगह पे एडजस्टमेंट्स कहाँ पे होगा लो अभी बता देता हूँ इसको आपको क्या करना है P&L में डेबिट साइड पे आप ऐड कर दोगे हम्म बैड डेट्स में ये बैड डेट्स दिया हुआ है ना यहाँ पे हाँ इसे P&L में लिखोगे तो उसमें ये ऐड हो जाएगा और दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में से लेस कर देना है इसकी एडजस्टमेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैसे डिस्कस करेंगे टेंशन ना लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होता है और 100% एग्ज़ाम में आता है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बट यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा बाकी एडजस्टमेंट सेम ही है रिपेयर आउटस्टैंडिंग ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग डेप्रिशिएशन भी है क्लोजिंग स्टॉक भी है तो चार ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है चार ही एडजस्टमेंट्स है क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन वही सेम दिया हुआ है कैपिटल क्रेडिटर्स रिटर्न आउटवर्ड इस बार सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न भी है सेल्स बिल्स पेबल प्लांट मशीनरी सन्डी डेटर्स ड्राइंग्स परचेजेज रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न वेजेस बैंक रिपेयर्स ओपनिंग स्टॉक रेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेड एक्सपेंस इस बार ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है तो कई बार दिक्कत होती है कि ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे तो इसको इस वाले से आपको याद रख लेना है मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेड है तो टी फॉर ट्रेडिंग मत लिखना ट्रेड एक्सपेंसेस जाता है P&L में कैरीज में कुछ नहीं है यानी कि ये ट्रेडिंग में आएगा इनवर्ड मानेंगे फ्यूल एंड पावर ये भी ट्रेडिंग में जाता है ठीक है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है और जब हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ा तो सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक सेकंड है डेप्रिशिएशन और प्लांट एंड मशीनरी तो प्लांट एंड मशीनरी पे टिक लगा लिया प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट्स है एक लाइन छोड़ना है बैड डेट्स तो बैड डेट्स और डेटर्स ये दो से होता है डेटर्स पे भी तो इसके दो एक बैड डेट्स में एक डेटर्स में और फिर है रिपेयर पे तो रिपेयर पे भी टिक लगा लिया बस तो ये चार आइटम पे एडजस्टमेंट्स हैं बाकी चार आइटम जब लिखेंगे उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना बाकी सब पोस्टिंग करो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एंड दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास बाकी होमवर्क में करेंगे तो पहले इसे आप सॉल्व करो और बताओ मेरे को सर बैंक वही होगा ना एसेट्स। बिल्कुल भैया बैंक तुम बोल रहे हो बैंक इतना आसान सा चलो फिर कंफ्यूज करके रखो।
सर आपने डेटर्स को क्यों टिक मार्क मारा है? बैड डेट्स का जो एडजस्टमेंट्स होता है वो डेटर्स पे होता है, अच्छा, इसलिए बैड डेट्स का बैड डेट्स पे और एक डेटर्स पे। तो रेड बैड डेट से ही नहीं काटते हैं, दो एक मिनट, दोनों में होता है? हाँ जी, एक एडजस्टमेंट दो जगहों पे ना। अच्छा तो अच्छा, बैलेंस शीट में होता ही नहीं है। बैलेंस शीट में होगा ना, बैलेंस शीट में ही तो डेटर्स, भैया डेटर्स कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में ही तो लिखेंगे। हाँ। हे भगवान, सर आप कंफ्यूज करके रखा है। मैं क्यों कंफ्यूज करूँगा भाई, ये लो बैलेंस शीट में जाता है। एसेट साइड बैलेंस शीट में ही तो होती है। अच्छा, सर उन्होंने परचेज नहीं दिया, परचेज रिटर्न दिया है। तो क्या हम नहीं दिया है? परचेजेस नहीं दिया बट परचेज दिया रिटर्न। होगा पक्का पक्का, चेक करो। सर आप देख लो, आप अच्छा दिया 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 सर फिर दिया। आगे पीछे पक्का रहेगा ना। कैपिटल कहाँ पे लिखोगे? सर रुक जाइए सर प्लीज, अच्छा आप खुद करिए सर, मैं खुद करता ओके, इसके नीचे दो तीन लाइनें छोड़ देनी हैं। फिर क्रेडिटर्स 12,000 का कैपिटल लिख लिया, क्रेडिटर्स लिख लिया, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, फिर सेल्स दिया हुआ है तो 5,000 का परचेज रिटर्न। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ तो ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दो, फिर परचेजेस के लिए, और फिर आएगा परचेज रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो 5,000 की परचेज रिटर्न। इसके बाद है सेल्स 1,64,000, तो बाय सेल्स। आपको आइटम जो है सीरियल नंबर से लिखना है, और सेल्स को भी इनर कॉलम में, बिकॉज इस पर सेल्स रिटर्न भी है। आगे आएगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो पता चला था। फिर है बिल्स पेबल 5,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, इस पर एडजस्टमेंट्स है तो पहले तो बिल्स पेबल लिखो एसेट साइड में लायबिलिटी की तरफ, बिल्स पेबल 5,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है और इस पे एडजस्टमेंट्स है तो इसके नीचे एक लाइन भी छोड़ेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे ये रहा टिक लगाया था, एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन हैगा 40,000 का, सन्डी डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है 24,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 40 और सन्डी डेटर्स 24,000, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेना है। सन्डी डेटर्स 24,000, ये भी इनर कॉलम क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट्स है, बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट्स।
फिर है ड्राइंग्स 10,000 का, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस कर दो। इसमें अभी भी एक लाइन छोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसके बाद है परचेजेस 1,05,000, तो परचेजेस यहाँ पे लिख लो 1,05,000, तो ये आया 1,00,000। और सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड को ही सेल्स रिटर्न कहते हैं भाई, तो 3,000 रुपये का, तो 1,61,000 आ गया ये। तो इधर का हो गया, इधर पे आ जाओ, वेजेस और बैंक। वेजेस 50,000 का ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस 50,000। इसके बाद दिया हुआ है बैंक, तो ये एसेट्स होता है 10,000 रुपये, एसेट साइड में बैंक। नीचे एक लाइन छोड़ना था यहाँ पे। फिर है बैंक 10,000 रुपये का। इसके बाद रिपेयर्स पे भी एडजस्टमेंट्स है, और रिपेयर्स कहाँ पे जाता है, तो रिपेयर जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, अरे सर जी, सर मुझे हाँ जी, क्या हो गया? सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं अभी कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा करो भाई, कितने टाइम से कैलकुलेट कर रहे हो आप? तो 1,00,000 1,70,000 टू रिपेयर्स 500, इस पर एडजस्टमेंट्स है, तो इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ देना है। फिर ये ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे ये 2,000, अगर 21 है आपका तो ये 2020 दिया होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, तो यहाँ पे लिख लो सीधा सीधा 20,000। फिर इसके बाद रेंट दिया हुआ है 4,000 का P&L अकाउंट में, रेंट लिख लो P&L अकाउंट। तो ये जो ट्रेडिंग एंड P&L है मैंने एक ही साथ बनाया है, आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो। तो रिपेयर के नीचे एक लाइन छोड़ना है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट्स था, और इसके नीचे लिखना है टू रेंट, कितने का, 4,000 रुपये का। ये आउटर कॉलम में जाएगा, रिपेयर इनर में, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट्स। रेंट के बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000, ये ट्रेडिंग में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 का। और इसके बाद है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस याद रख लेना है, ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाता, ये ट्रेडिंग है, दैट डज नॉट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये ट्रेडिंग एक्सपेंस ऑलवेज कहाँ जाता है, ये गलती करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये आपका P&L में। ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब ट्रेड से रिलेटेड खर्चे, तो ये P&L में जाता है 7,000 रुपये। फिर इसके बाद आ गया है हमारा बैड डेट्स, ये भी P&L में, और इस पर एडजस्टमेंट्स है। बैड डेट्स लॉस होता है, और इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बैड डेट्स लॉस एग्जैक्टली डेटर्स पे होता है, जो पैसे नहीं मिलते हैं हमारे उसे हम बैड डेट्स कहते हैं, और इसके नीचे भी एक लाइन। फिर है क्या, कैरेज 1,500 ट्रेडिंग में, फ्यूल पावर 1,000 ट्रेडिंग में, तो कैरेज एंड फ्यूल पावर दोनों यहाँ पे आ गया। $1,500 और 1,000, बस हो गया हमारा। तो ये आ गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे आइटम मिला लो जी, और बैलेंस शीट का ये आ गया। अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, टोटल 4 एडजस्टमेंट्स है, बड़ी आसान। नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक 14,500, तो क्लोजिंग स्टॉक 14,500, तो क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह पे क्योंकि एडजस्टमेंट्स हैं, तो सबसे पहली बार क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में 14,500, और दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000 का, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, और सीधा सीधा ये 4,000 दिया हुआ है तो लेस करके 36,000। और दूसरी बार एडजस्टमेंट्स, इसको कहाँ पे लिखना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। भूलना मत, एक ही साथ उसी समय पे दोनों जगह पे लिख देना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं। फिर उसके बाद बैड डेट्स, तो ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो भाई, बैड डेट्स की क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे। बैड डेट्स को एक बार तो बैलेंस शीट में से डेटर्स में से लेस करो सबसे पहले,
बैलेंस शीट में लेस कर देना है बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है वो पैसे जो हमें डेटर्स अब नहीं देंगे। कितने हाँ रुपए हैं बैड डेट सर? अमाउंट है 5000, तो 5000 रुपये अब डेटर से मुझे नहीं मिलेगा, मेरा नुकसान हो गया। जी। डेटर्स ने मना कर दिया, वो कह रहा कि मैं दूंगा ही नहीं, या घर छोड़ के भाग गया वो। हाँ तो एक बार तो हमने लेस कर दिया डेटर्स में से। दूसरी हाँ बार हम क्या करेंगे, ये जो बैड डेट्स है ना, ये एक तरीके से ये पिछला बैड डेट्स है पुराने साल का, और हाँ इसमें से और ये न्यू बैड डेट हो गया जिसे हम बोलते हैं फर्दर। फर्दर बैड डेट हुआ है 5000 का। पहले से तो था ही 2000 का, और इस साल और बैड डेट हो गया है 5000 का। यस सर। हाँ। तो दोनों बैड डेट मिला के जोड़ के लिख देते हैं 7000। हम्म, इसके बाद इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में ऐसे चर्चा करेंगे, 2-4 एग्जांपल्स भी कराएंगे अलग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। एंड लास्ट है आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, तो रिपेयर्स पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 400 रुपये। 400 रुपये, 400 रुपये। तो ये आया 900। एंड दूसरी बार ये एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर हमारी हम्म, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी 400 रुपीज़। बस सारे जी सर। एडजस्टमेंट भी कर लिए, अब हमें टोटल करना है। हम्म तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करो ज़रा, कितना आएगा। हम्म क्रेडिट साइड का टोटल 161 और 14, तो हम लोग ना यहीं से कर लेते हैं, ये लो 0 0 5 4 और 1 5 6 और 4 6 और 1 7 हम्म और 1, तो 1,75,500। हम्म एंड इसमें से इधर का लेस करना है। अब चेक करो, 1,75,500 ये तो आया है क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का देखो ज़रा, ये कितना कितना आया, 1,50,000, तो ये सीधा सीधा 170 आ गया। यस। 178 हाँ 179 180 1,80,500, यानी डेबिट साइड वाला ज़्यादा आ रहा है। यस सर। हाँ। तो इस बार ग्रॉस लॉस आएगा हम्म 0,0,5,0,0। 5,000 आया है क्या? सर ग्रॉस लॉस 5,000 आया सर, तो तो फिर। ग्रॉस लॉस 5,000 बैलेंसिंग फिगर से, और यही ग्रॉस लॉस P&L में इस तरफ में लिखना होता है, टू अपोजिट साइड। तो ग्रॉस सर लॉस 27,900 आ जाएगा। टोटल कितना आया? बाय नेट लॉस 27,900। अच्छा, और क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा नेट लॉस आ जाएगा। हम्म बैलेंसिंग फिगर टोटल कर लो, कितना आया टोटल? सर टोटल 27,900 ही आया, एक ही साइड में तो 27,900। 900। और ये और नेट फिर लॉस को कैपिटल में से माइनस करना होता है। हाँ नेट लॉस 27,900, सर ये आ जाएगा तो आपका 62,100। ये आ जाएगा 62,100। 37,9 यानी 38,40। तो ये आपका एग्जैक्ट आएगा कितना, 60,100। 62,100। 62,100। अब इसको और टोटल कर दो, अगर आपका सही सही किया होगा आपने, तो तो दोनों सर साइड का टोटल टैली हो जाएगा। हो जाएगा। तो 0,0,0,5 to 7 और 2 9,617 79,500। इधर का भी जोड़ 79,000। लो, 36 19 40 55 65 69 79,500, राइट, आ गया टोटल। तो यस ये सर। हमारा था क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। ओके, तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2, और हमने टोटल 6 एडजस्टमेंट्स करे हैं। नेक्स्ट हाँ क्लास में हम लोग 3 एडजस्टमेंट्स करेंगे, उस पर सवाल करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच यस। विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। हाँ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। ये कहाँ पर है, ये रहा। तो देखो हमने टोटल एडजस्टमेंट 17 करना है, जिसमें से हमने 6 कर लिए, हाँ छः ठीक है जी, अच्छे से 6 एडजस्टमेंट्स कर लिए हमने। क्लोजिंग हाँ स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम और डेप्रीशिएशन। नीचे के ये जो 3 है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। अच्छा। इसके अलावा मैनेजर कमीशन है आसान, बट ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहता है। इसमें 2 हाँ तरीके का होता है, एक बिफोर और एक आफ्टर। फिर यस सर। नीचे के ये 4 एक जैसे हैं, ये चारों इंटरेस्ट वाला है, तो इसमें 2 हाँ एक जैसा, 2 दूसरे टाइप का होता है।
लोन Yes. और कैपिटल एक जैसा होता है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो है वो एक जैसा होता है, क्योंकि वो दोनों Yes. एसेट्स होती है और कैपिटल और लोन लाइबिलिटी होता है। और हम्म। उसके बाद ये 3 है, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये 3 करेंगे पहले, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउट डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मैनेजर कमीशन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये 4 करेंगे और फिर लास्ट में ये करेंगे। कहने मतलब नेक्स्ट क्लास में ये 3 करेंगे, 7, 8, 9, फिर उस पर क्वेश्चंस और बड़े वाले क्वेश्चंस भी, फिर उसके बाद मैनेजर कमीशन, उसके एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट वाले चारों, उस पर एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में। तो इस हिसाब से हमारी क्लास चलेगी, तो आप काउंट कर सकते हो कितने क्लासेस लगेंगे। और जाते जाते ज़रा बताओ, हमने जो 6 एडजस्टमेंट्स कराए तो आपको बताना है बिना देखे। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे जाता है, कहाँ कहाँ पे बताओ? और एक एसेट साइड में जाता है बैलेंस शीट में, और फिर क्रेडिट साइड में जाता है ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग में। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी फिक्स एसेट्स होता है या करेंट एसेट्स? तो करेंट एसेट्स होता है, याद रख लेना आपको, ठीक है। करेंट एसेट्स होता है, ये जितनी भी हैं करेंट होते हैं। सेम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है ट्रीटमेंट बताओ? लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में और ऐड कर देंगे। और ऐड कर देंगे जिस भी एक्सपेंस का दिया होगा Expense. आउटस्टैंडिंग। अगर ट्रेडिंग का होगा वेजेस जैसे एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग तो वेजेस में ऐड कर दो। पीएनएल का अगर एक्सपेंस होगा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज़ का उस एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और उन सबको लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखेंगे। और लायबिलिटी साइड में भी करेंट लायबिलिटीज़ में आता है। इसके अलावा है प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, यस सर। आउटस्टैंडिंग का जस्ट उल्टा। तो अब की Asset. बार प्रीपेड है तो अब की बार क्या करेंगे बताओ, प्लस या माइनस? जाएगा और लेस कर देंगे। लेस करेंगे उस एक्सपेंस में, चाहे वो ट्रेडिंग का हो चाहे वो पीएनएल का हो। और बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटी एसेट्स एसेट साइड में जाती है, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है हमारा वो होता है लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स एंड प्रीपेड इनकम हमारी लायबिलिटी। तो अब उसके बाद है अक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम की बात करें, ये एसेट्स है और ये भी एसेट्स में लिख देंगे ऐड हो जाएगी। और इसको भी ऐड ही करना है। आउटस्टैंडिंग चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, ऐड ही करना है। इसके पीछे रीज़न लॉजिक ये है कि भाई हमें पूरे 12 महीने का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना होता है। तो आउटस्टैंडिंग का चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, अभी तक हमें उतने महीने का मिला नहीं है, 10 महीने 9 महीने का ही मिला है या हमने पे करा है। तो जो बाकी मंथ्स का जो बचा हुआ है पेमेंट करना या इनकम में रिसीव करना, तो हमें पूरे 12 महीना का लेना है, तो इसलिए दोनों केस में ऐड ही करते हैं। ठीक। और प्रीपेड इनकम या एडवांस इनकम या ये अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो अभी तक हमने अर्न ही नहीं करा। भैया 12 महीने का पीएनएल बना रहे हैं और हमें 15 महीने की इनकम मिली हुई है, 3 महीने का एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो 3 महीने का एक्स्ट्रा है, उस 3 महीने को हटाओ, है जी। तो इनकम में से उसको लेस कर दो। या एक्सपेंस में भी हमने 3 महीने का एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे कर दिया है, अभी तो समय हुआ नहीं है, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा है तो 12 महीने ही लेने हैं, तो उसको भी हटाओ। तो दोनों केस में लेस करना होता है। और प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारी एसेट्स होती है, लेकिन प्रीपेड इनकम जो होता है वो हमारी लायबिलिटीज़ होती है। और डेप्रिसिएशन का तो बड़ा ही आसान है। डेप्रिसिएशन में एसेट्स में से जिस भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन है उस एसेट्स में से लेस कर दो। और डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, तो उसको एक्सपेंस साइड पीएनएल में लिख दो। यानी डेबिट साइड या एक्सपेंस साइड एक ही बात होती है बस। तो ये था हमारा 6 एडजस्टमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 20। बाकी के एडजस्टमेंट्स और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज का आपका होमवर्क है इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 1, 2 तो मैंने अनसॉल्व करा दिया है। तो होमवर्क आप जो है जाते जाते लिख लेना। होमवर्क के सवाल हैं, इलिस्ट्रेशन आप 1 करना, 2 करना और अनसॉल्व क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 करना है। और सर अगली क्लास मंडे को ही रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है सर। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।